बच्चों आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। व्हाट इज प्लाज्मा? Ma'am, plasma is the liquid medium of blood in which cell components are suspended. बेसिकली प्लाज्मा क्या होता है? वाटरी में वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मेटाबोलाइट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट प्रोटीन्स होती हैं, हार्मोन्स होते हैं। ठीक है। और क्या होता है कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन प्लाज्मा की सेम होती है, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की होती है। ठीक है। प्लाज्मा में मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स होता है, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अब हम अपने इसमें अब उसके बाद हमने देखा था कि जो प्लाज्मा के अंदर थे उनको मेजर ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं, जिसमें फाइब्रिनोजन आ जाती है, अल्ब्यूमिन आ जाती है, ग्लोबुलिन आ जाती है। ठीक है। और इनको हम किस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं? बाय salting out। ठीक है। और it is the most common method of analyzing is by use of varying concentration of sodium and ammonium sulfate। ठीक है। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके थे। they have been studied extensively। आवाज आ रही है बच्चों आपको? अच्छा, अब बेटे हमने देखा था कि प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होती है। वो जैसे पूरा का पूरा मैकेनिज्म है जो मैंने आपको बताया था कि कैसे राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन्स की सिंथेसिस में। सेम उसी मैकेनिज्म से प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है। उसके बाद इनकी मॉडिफिकेशन का प्रोसेस होता है, जो कि गोल्गी ऑपरेशन होता है। और मोस्टली जो होती है प्लाज्मा प्रोटीन वो ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं। ठीक है। और इनकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स हाफ लाइफ होती है प्लाज्मा के अंदर। हमने देखा था एल्ब्यूमिन को। एल्ब्यूमिन जो होती है इसके मेन फंक्शंस क्या हैं? बेसिकली ये प्लाज्मा का ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसको मेंटेन रखती है। इसके अलावा एज ए कैरियर प्रोटीन भी ये यूज होती है। और थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने ये देखा था कि ये एज ए बफर यूज होती है। ठीक है। तो उसके बाद हमने हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था वो था हेप्टोग्लोबिन। ठीक है। अच्छा, हेप्टोग्लोबिन बेसिकली क्या है? ये भी एक प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है। जो दैट बाइंड्स एक्स्ट्रा कार्पोस्कुलर हीमोग्लोबिन इन ए टाइट नॉन कोवेलेंट कॉम्प्लेक्स। ठीक है। यानी सेल से बाहर जो हीमोग्लोबिन होती है ये उसको बाइंड करती है। ठीक है। अब कौन सी हीमोग्लोबिन जो होती है जिसको ये बाइंड करती है? दैट इज आउटसाइड द सेल, and about 10% of hemoglobin that is degraded is released into the circulation। यानी हीमोग्लोबिन की जब डिग्रेडेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें से जो 10% हीमोग्लोबिन सर्कुलेशन में चली जाती है, और बाकी की हीमोग्लोबिन जो होती है वो ओल्ड डैमेज रेड ब्लड सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, और उसकी डिग्रेडेशन का एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म होता है, दैट इज हिस्टियोसाइट सिस्टम। ठीक है। तो ये 10% होती है और ये रिलीज हो जाती है सर्कुलेशन में। हेप्टोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर मास कितना है? दैट इज 19 किलो डेल्टॉन। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि ये जो फ्री मैम, हीमोग्लोबिन केडीए होती का है मतलब क्या होता है? जी बेटा, केडीए। फ्री हीमोग्लोबिन जो होती है ये अब क्या होता है कि ग्लोमेरुलस ऑफ किडनी जो होता है वो उससे पास करती है, उसके बाद ट्यूब्यूल्स में एंटर होती है, और उसमें टेंडेंसी होती है कि वो प्रेसिपिटेट कर सकती है। लेकिन ये जो हेप्टोग्लोबिन है इसका फंक्शन क्या होता है कि ये फ्री हीमोग्लोबिन का लॉस जो होता है उसको प्रिवेंट करती है किडनी में, यानी आयरन को लॉस नहीं होने देती। दिस कंजर्व द वैल्यू आयरन प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन व्हिच वुड अदरवाइज बी लॉस्ट इन दी टू द बॉडी। ठीक है। इस तरह से क्या है कि जो वैल्यू आयरन प्रेजेंट होता है उसको ये कंजर्व करती है। ठीक है। अब हेप्टोग्लोबिन जो होती है ये 3 पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है। और 3 जीन्स इससे एसोसिएटेड होते हैं, दैट इज HP1, HP21 एंड HP22। ठीक है। और अगर हम देखें स्टार्च जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि इलेक्ट्रोफोरेसिस एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म होता है। इसमें इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होते हैं, एक जेल लाइक मटेरियल होता है जिसको हम सेंटर में एक बफर के अंदर डिप करते हैं, और किसी भी मटेरियल को जिसको हमने सेग्रीगेट करना हो, आया वो प्रोटीन है या डीएनए, हम उसमें पिट्स क्रिएट करके उस जेल में उसको पुट कर देते हैं। उसके बाद हम उसको इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं
और उस मटेरियल की हम मूवमेंट जो है उसको देख सकते हैं। ठीक है, उस पर डिफरेंट बैंड्स आ जाते हैं जिससे हम चीज़ों को सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो क्या है कि ये सारी की सारी फॉर्म जो होती है ये स्टार जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे एज ए सिंगल बैंड मूव करती हैं। अब डिफरेंट फेट्स क्या हैं? हीमोग्लोबिन जो है किडनी में आ रही है, ठीक है, और क्या हो सकती है इसकी फेट के यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगी या प्रेसिपिटेट हो जाएगी ट्यूब्यूल्स के अंदर, और आयरन लॉस्ट हो सकता है। लेकिन हेपासीटिन क्या करेगी? ये यहाँ पे हेल्पफुल होगी, ये बाइंड करेगी हीमोग्लोबिन के साथ, हेपासीटिन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, और क्या होता है कि ये जो आयरन जिसने वैसे लॉस्ट हो जाना था, ये क्या करेगी, उसके वो कंजर्व हो जाएगा और वो हम हमारे लिए रीयूज हो सकता है। ठीक है, इस तरह से ये हेपासीटिन जो होती है आयरन की लॉस को प्रिवेंट करती है। It is said that haptoglobin polymorphism is associated with prevalence of many inflammatory diseases. ठीक है, अब इसका polymorphism बेसिकली क्या होता है? जेनेटिक्स में आप इसको इन डिटेल स्टडी करेंगे। हेरिटेबल न्यूक्लियोटाइड वेरिएशन दैट शोज एसोसिएशन विद ए डिजीज, पॉलीमार्फ यानी डिफरेंट तरह की शेप्स। ठीक है, ये जेनेटिक्स से रिलेटेड चीज होती है कि हम इसको डिफरेंट तरह की इंफ्लेमेटरी डिजीजेस से भी रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, हेप्टोग्लोबिन रिलेटेड प्रोटीन इज अनदर प्रोटीन फाउंड इन ह्यूमन प्लाज्मा। एक और प्रोटीन है दैट इज नोन एज हेप्टोग्लोबिन रिलेटेड प्रोटीन। ये एक और प्रोटीन है जो कि ह्यूमन प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है इसके साथ, लेकिन ये हीमोग्लोबिन को बाइंड करती है। सर्टेन प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड हीम बट नॉट हीमोग्लोबिन। ठीक है, कुछ ऐसी भी प्रोटीन है जो कि खाली हीम को बाइंड करती हैं लेकिन हीमोग्लोबिन को बाइंड नहीं करेंगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है? हीमापिक्सिन है, दैट इज ए बीटा 1 ग्लोबुलिन दैट बाइंड्स फ्री हीम। ठीक है, हीमापिक्सिन है जो कि बीटा 1 ग्लोबुलिन है जो कि फ्री हीम को बाइंड करेगी। मैम, फ्री हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में फर्क क्या है? जी बेटे, फ्री हीमोग्लोबिन और खाली हीमोग्लोबिन में कोई फर्क है मैम? फ्री हीमोग्लोबिन बेटे वैसे तो ये आरबीसीज में होती है ना, यानी आरबीसीज के अंदर होती है और ऑक्सीजन की कैरिंग से ये रिलेटेड होती है। ठीक है, जब डैमेज हो जाते हैं ये आरबीसीज तो क्या है कि ये फ्री हो जाएगी। ठीक है, और ये फिर क्या होगा कि उसमें से कुछ तो रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होगी जो कि वहाँ पे डिकम्पोज होगा, यानी फर्दर ब्रेकडाउन का प्रोसेस होगा। कुछ जो होती है वो ये इस प्रोटीन के साथ बाइंड करेगी और ब्लड में आएगी, और उसके बाद क्या होगा कि ये किडनी में जब जाएगी तो क्या है कि इसमें जो आयरन प्रेजेंट होता है उसका लॉस हो सकता है। तो हेपासीटिन का फंक्शन ये होता है कि ये उस आयरन के लॉस को प्रिवेंट करता है। क्लियर हुआ बेटे? क्लियर हुआ आपको? मैम दोबारा यस मैम, चला गया था। क्या है फिटिंग आ रही है आपकी? ये बेटे स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं हीमोग्लोबिन का। ठीक है, इसमें दो तरह की चेन्स होती हैं, दो अल्फा चेन्स प्रेजेंट हैं, इसमें दो बीटा चेन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, और ये अल्फा चेन और बीटा चेन के बीच में आप देख सकते हैं आयरन प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा अब हम आयरन की तरफ आएंगे। ये एक एसेंशियल मिनरल है, हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, लेते हैं, और ये हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में एक इम्पॉर्टेंट रोल क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ हीम आयरन कंपाउंड होते हैं और कुछ नॉन हीम आयरन कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो हीम आयरन कंपाउंड्स हैं, उनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन होती है, मायोग्लोबिन होती है, कि बेसिकली ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा साइटोक्रोम्स आ जाते हैं,
जो ए, बी और सी के नाम से जाने जाते हैं। साइटोक्रोम क्या होते हैं? बेसिकली बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है हमारी बॉडी में, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होती है, ये उसकी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट तरह के होते हैं और डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स को जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, उसमें इलेक्ट्रॉन को एक साइड से दूसरी साइड पे जो ट्रांसपोर्टेशन होती है ये इन साइटोक्रोम्स के जरिए होती है। ये कॉम्प्लेक्सेस होते हैं बेसिकली साइटोक्रोम ए, बी एंड सी। उसके बाद साइटोक्रोम P450 होता है। ठीक है, ये ड्रग के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद एंजाइम्स हैं कैटालेज और पर ऑक्सीडेज दैट आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। ठीक है, तो ये होते हैं हीम आयरन कंपाउंड्स, जिनमें हीम बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है और उसके सेंटर में आयरन है। ठीक है, यानी हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन आ गया। ठीक है, जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। साइटोक्रोम्स आ गए, जिसमें साइटोक्रोम ए, बी, सी हैं, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। उसके बाद साइटोक्रोम P450 आ जाता है, जो कि ड्रग के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। उसके बाद कैटालेज सुपर ऑक्सीडेज आ जाते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं। और नॉन हीम आयरन कंपाउंड्स में क्या आ जाएगा? अब क्या है कि ये भी आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है, लेकिन इनमें हीम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इनमें NADH डिहाइड्रोजिनेज आ जाता है, जो बेसिकली एक एंजाइम है। ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम आ जाता है। ये डिफरेंट तरह के एंजाइम आ जाते हैं। राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज है, जो कि न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म में आप देखेंगे इसको। ज़ैंथीन ऑक्सीडेज जो है ये भी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, यानी ये जो प्योरीन्स का मेटाबॉलिज्म है इससे रिलेटेड है। इसी तरह सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है, जो कि TCS इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कौन देंगे जी स्टूडेंट्स? हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही है। बेटे कौन कौन से बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिसमें हम इसको डिवाइड कर देंगे? सॉरी, कौन कौन से इसके बेसिक कंपाउंड्स हैं जिनमें हम इसको सेग्रीगेट कर रहे हैं जी स्टूडेंट्स? हीम आयरन कंपाउंड एंड नॉन हीम आयरन। जी, हीम आयरन कंपाउंड्स हैं और नॉन हीम आयरन कंपाउंड्स, और इनकी लिस्ट आप देख सकते हैं। अच्छा बच्चों, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज ऑफ बॉडी आयरन अगर हम देखें तो फंक्शनल आयरन पूल जो है ये हमारे पास प्रेजेंट है। अब कहाँ कहाँ से आयरन आ रहा है? सबसे पहले आयरन जो है हम अपनी डाइट में लेते हैं। ठीक है, डाइट में हम जो लेते हैं वो हमारी GIT ट्रैक से होता हुआ ड्यूडिनम में आके वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, और ये कितनी अमाउंट होती है इसकी? 1 to 2 मिलीग्राम पर डे होती है। ठीक है, अब ये यहाँ से ये फंक्शनल आयरन पूल में ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके अलावा जो है लिवर हमारे पास एक स्टोर हाउस है आयरन का। ठीक है, दूसरा जो ये हमारा जो ये RBCs होते हैं, जब इनकी वो क्या कहते हैं, जब ये भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। सर्कुलेटिंग एरिथ्रोसाइट्स जो है, हीमोग्लोबिन जो है, दैट इज आल्सो द सोर्स एंड इट इज पार्ट ऑफ फंक्शनल आयरन। अब हम देख सकते हैं कि इसमें अब एक प्रोटीन देख रहे हैं ट्रांसफेरेंस, जो कि इसको ट्रांसपोर्ट कर रही है आयरन को टू दी बोन मैरो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रांसफर कर रही है इसको फंक्शनल आयरन पूल को मसल में इन द फॉर्म ऑफ मायोग्लोबिन। ठीक है, तो आयरन पूल जैसे एक टर्मिनोलॉजी है कि डिफरेंट सोर्सेज क्या है, यानी हमारे पास कितना आयरन इकट्ठा है बॉडी में। ये डिफरेंट सोर्सेज क्या है, यानी डाइट में हम ले रहे हैं, हमारे पास आयरन स्टोरेज है, और इस तरह से बोन मैरो जो होती है ये भी इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट, RBC से रिलेटेड हीमोग्लोबिन होती है, और ये सर्कुलेटिंग एरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं ये भी हमारे पास एक पूल में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। ठीक है, और स्लफ ऑफ म्यूकोजल सेल्स हैं, स्क्वेमेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, और अदर ब्लड लॉस होता है, और उससे 1 to 2 मिलीग्राम पर डे जो है आयरन का लॉस हो रहा है। अच्छा, स्पेशल सेल्स होती है, दैट इज मैकेनिज्म फॉर एक्सपोर्टिंग आयरन इनटू द प्लाज्मा। 1% ऑफ रेड सेल मास इज प्रोसेस्ड डेली बाय स्क्रीन मैक्रोफेजेस। ठीक है, यानी 1% रेड सेल मास जो होता है डेली ये स्क्रीन के मैक्रोफेजेस होते हैं ये प्रोसेस कर रहे होते हैं। उसके बाद आयरन रिलीज फ्रॉम प्रोसेस हीमोग्लोबिन इज आइदर एक्सपोर्टेड बैक इनटू द
प्लाज्मा और स्टोर्ड एज फेरेटिन। अब क्या होता है कि दो फेट्स हो सकती हैं जो आयरन या तो वो एक्सपोर्ट बैक हो जाता है प्लाज्मा के अंदर चला जाएगा, या आप देखेंगे कि वो स्टोर हो रहा है। यहाँ पे एक रेड से वो ग्रेन से नजर आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्राम में डाइटरी आयरन एब्जॉर्प्शन। डाइट से जो आयरन एब्जॉर्ब हो रहा है उसका क्या मैकेनिज्म है कि 1 to 2 मिलीग्राम ऑफ आयरन एब्जॉर्ब फ्रॉम डाइट एवरी डे। जो हम डाइट खाते हैं, जो भी उसमें आयरन का पार्ट होता है, मैंने आपको बताया कि वो जीआईटी ट्रैक से पास होता है, हमारी ड्यूडिनम जो होती है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये सेम अमाउंट होती है जो कि स्लफिंग ऑफ सेल की वजह से या ब्रीडिंग की वजह से लॉस हो जाती है, ठीक है। और ये डाइटरी हीम एंड नॉन हीम आयरन दोनों ही जो है ये ड्यूडिनल एंटीरोसाइट्स जो होते हैं इनके थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। मैम जी बेटा। मैम एंटीरोसाइट्स के क्या मतलब? बेटे सेल्स होते हैं, ये इंटेस्टाइनल के लाइनिंग सेल्स होते हैं, इंटेस्टाइन के लाइनिंग सेल्स होते हैं। बेसिकली इनके थ्रू जो होता है जो डाइट में हम आयरन लेते हैं ना, उसके ऊपर डिफरेंट तरह के जैसे विटामिन सी और ये चीज़ें एक्ट करती हैं, और उसके बाद जो होता है कि ये एंटीरोसाइट के थ्रू जो है ये एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। ठीक है मैम। अच्छा, अब क्या होता है कि जब एब्जॉर्प्शन हो जाती है आयरन की तो ये प्लाज्मा में रिलीज हो जाता है, और प्लाज्मा में रिलीज होने के बाद ये ट्रांसफेरिन के साथ अटैच होता है। ट्रांसफेरिन अब जो है ये बेसिकली एक प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है। और ये जो रिलीज का मैकेनिज्म होता है, यानी जो प्लाज्मा तक रिलीज का मैकेनिज्म है, ये एक और प्रोटीन इसको कंट्रोल कर रही है, दैट इज नोन एज हेप्सिडिन, ठीक है। हम देख सकते हैं कि प्राइमरी जो आयरन जो होता है, अगर हम कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें आयरन का ओवरलोड भी हो सकता है, ठीक है। वो क्या क्या हो सकती हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी कंडीशंस हो सकती हैं। उसमें क्या होता है, प्राइमरी में क्या होता है, वो कोई भी आयरन के बैलेंस में जो भी कोई मैकेनिज्म उसको रेगुलेट कर रहा होता है, उसके बैलेंस को बॉडी में, अगर उसमें किसी साइड पे कोई डिफेक्ट आ जाए तो उसकी वजह से जो आयरन का बैलेंस है वो मेंटेन नहीं रह पाता। जैसे कि कुछ जेनेटिक डिजीजेस हैं, हेरिडिटरी क्रोमेटोसिस, ठीक है। और सेकेंडरी में क्या होता है, ये एक्वायर्ड हो सकती है, जैसे कि टॉक्सिक इंजेक्शन हो सकती है। थैलासीमियाज में हम आयरन देते हैं, सॉरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है, रिपीटेड प्लस ट्रांसफ्यूजन होती है, इसकी वजह से क्या होता है कि आयरन का ओवरलोड हो सकता है। इसी तरह सिकल सेल डिजीजेस में हो सकता है, ठीक है। तो ये एक्वायर्ड कंडीशन होती है। प्राइमरी में क्या होता है, कोई ना कोई जेनेटिक डिफेक्ट आ जाता है जो कि आयरन की जो बैलेंस का मैकेनिज्म है वो अफेक्ट हो जाता है। और सेकेंडरी में क्या होता है कि किसी कोई और रीज़न हो सकती है, जैसे कि थैलासीमिया कोई डिजीज़ है जिसमें हम क्या है कि ब्लड दे रहे हैं और रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से आयरन का ओवरलोड हो जाता है। ऑर्गन सिस्टम जो ससेप्टेबल होते हैं आयरन ओवरलोड से, वो क्या होते हैं, पिट्यूटरी हो सकता है, उसमें इम्पेयर्ड ग्रोथ हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है। अगर हम थायराइड ग्लैंड को देखें तो हाइपोपैराथायराइडिज्म हो जाता है। हार्ट को देखें तो कार्डियोमायोपैथीज हो सकती हैं, हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस। लिवर में हेपेटिक सिरोसिस हो सकता है, यानी श्रिंकेज हो जाती है लिवर की। पैंक्रियाज में क्या हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटिस की तरफ ये लीड कर सकता है। गोनेड्स में हाइपोगोनेडिज्म होता है। ये जस्ट एक आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए। अब ट्रांसफेरिन क्या है, ये एक प्लाज्मा प्रोटीन है बेसिकली। ट्रांसफेरिन का थोड़ा सा रोल मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब हम इसको इन डिटेल देख लेते हैं। ट्रांसफेरिन क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन है और आयरन की ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। फ्री आयरन जो होता है बेटे, ये अगर ट्रैवल करे हमारी बॉडी के अंदर तो एक्सट्रीमली टॉक्सिक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये कैटेलाइज कर सकता है हार्मफुल ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स को, और इस रिएक्शन को पेंटन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो अब हमेशा बायोलॉजिकल सिस्टम में आयरन जो होता है ये प्रोटीन के साथ बाइंडेड फॉर्म में होता है, दैट इज नोन एज ट्रांसफेरिन, ठीक है। इट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन ट्रांसपोर्टिंग आयरन अराउंड द बॉडी टू साइट्स वेयर इट इज नीडेड, ठीक है। मैंने थोड़ा सा डायग्राम में भी दिखाया था आपको कि ये एक सेंट्रल रोल प्ले करता है आयरन को
उन साइट्स पे ले जाने पे जहाँ इसकी ज़रूरत होती है। और इसमें हाई एफिनिटी बाइंडिंग साइट्स होती हैं आयरन के लिए, ठीक है। बेटे आवाज़ आ रही है? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am, आवाज़ समझ आ रही है आपको? Yes, ma'am. मुझे समझ आ रही है? Yes, ma'am. आवाज़ आ रही है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आ रही है समझ। आ रही है समझ में। थोड़ी बहुत समझ का पता नहीं, आवाज आ रही है। Ma'am, आवाज़ आ रही है। ये ट्रांसपेरेंट व्हेन बाउंड टू आयरन इज कॉल्ड होलो ट्रांसपेरेंट, ठीक है। जब ये आयरन के साथ बाइंडेड फॉर्म में होती है तो इसको क्या कहते हैं? होलो ट्रांसपेरेंट, ठीक है। एंड कंसंट्रेशन ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लाज्मा इज 300 मिलीग्राम पर डेसिलीटर, ठीक है। तो क्या है कि ट्रांसपेरेंट जो होती है बेसिकली एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो कि आयरन को कैरी करती है, और आयरन को कैरी करने के लिए इसमें हाई एफिनिटी साइट्स होती हैं, और ये आयरन को अपने एक प्रॉपर एक जगह से कैरी करने के बाद ये ट्रेवल करती है और उसको इसके टारगेट तक ले जाती है। अब ग्लाइकोजाइलेशन ऑफ ट्रांसपेरेंट इज कंप्रोमाइज इन कंजेनिटल डिसऑर्डर ऑफ ग्लाइकोजाइलेशन एंड क्रोनिक अल्कोहलिज्म। अब ट्रांसपेरेंट की ग्लाइकोजाइलेशन का प्रोसेस होता है जो कि कंप्रोमाइज हो सकता है, यानी कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं या क्रोनिक अल्कोहलिज्म जो होता है इसको अफेक्ट कर सकता है। अब ट्रांसपेरेंट साइकिल होता है। ये ट्रांसपेरेंट साइकिल क्या होता है? ये सेलुलर अपटेक ऑफ आयरन जो होता है इसमें हेल्पफुल होता है। ट्रांसपेरेंट के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं बेटे। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्पेशली एरिथ्राइड प्रिकर्सर्स जो होते हैं बोन मैरो में, ठीक है। यानी एरिथ्राइड को बनाने वाले जो सेल्स होते हैं, यानी ब्लड जो क्या कहते हैं ब्लड सेल्स को बनाने वाले प्री सेल्स जो होते हैं उनमें बोन मैरो के अंदर जो है ये ट्रांसपेरेंट के रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट बाइंड टू दिस रिसेप्टर एंड इंटरलाइज्ड बाय रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ट्रांसपेरेंट जो होती है वो इन रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है और रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के थ्रू वो एंडोसाइटोज्ड हो जाती है, ठीक है। एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस बेटे आपने पढ़ा है फिजियोलॉजी में? यस मैम। यस मैम। क्या होता है उसमें? Taking of material by enfolding of the cell. Taking material from imagination of cell membrane. जी बेटे क्या होता है इसमें? Ma'am, cell membrane material by imagination of cell membrane. रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस का एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, ठीक है। आपके बायोकेमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में भी है और फिजियोलॉजी में भी आप पढ़ रहे होंगे। उसमें क्या होता है कि किसी भी सेल पे एक स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कोई भी लाइगेंड यानी कोई भी हार्मोन केमिकल सब्सटेंस जो जब आके उन रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है तो क्या होता है कि वो रिसेप्टर जो होते हैं ये रिसेप्टर जो होते हैं स्पेसिफिक पिट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो पिट्स हैं इनकी इंटरनल लाइनिंग जो होती है वहाँ पे क्लैथरिन प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब क्या होता है जब लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो ये इंटरनलाइज हो जाता है, यानी सेल के अंदर आ जाता है। वो कैसे? ठीक है, जो क्लैथरिन होती है वो पिंचिंग एक्शन करती है और ये सेल सरफेस से कट ऑफ होने के बाद सेल के अंदर आ जाता है। अब क्लैथरिन कोटिंग जो होती है वो रिलीज हो जाती है और बाद में क्या होता है कि ये लाइसोसोम्स के थ्रू और ये जो जितना भी मटेरियल होता है उसके साथ ज्वाइन करते हैं और जितना भी मटेरियल होता है बाद में एंजाइम्स के थ्रू उसकी डाइजेशन हो जाती है, ठीक है। तो यही प्रोसेस जो होता है एंडोसाइटोसिस का ये इसके साथ होता है, ठीक है। जैसे कि एरिथ्राइड प्रीकर्सर सेल्स हैं बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये वहाँ पे ट्रांसपेरेंट के रिसेप्टर हैं और इन रिसेप्टर के साथ ट्रांसपेरेंट जो होती है बाइंड हो जाती है और उसके बाद इंटरनलाइज हो जाती है एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से, ठीक है। और वहाँ पे एसिडिक पीएच होती है, वो क्या करती है कि वो आयरन डिसोशिएट आयरन फ्रॉम ट्रांसपेरेंट, यानी आयरन को और ट्रांसपेरेंट को अलग-अलग कर देती है, ठीक है। डिसोशिएटेड आयरन लीव द एंडोसोम बाय डीएमटी टू एंटर द साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब क्या होता है कि डीएमटी1 के थ्रू जो होता है वो एंडोसोम को लीव कर देता है आयरन और क्या होता है साइटोप्लाज्म में एंटर हो जाता है। अच्छा, अनलाइक द प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ एलडीएल, एपोट्रांसफेरेंट इज नॉट डिग्रेडेड इन द एंडोसोम। ये एंडोसोम में एपोट्रांसफेरेंट जो होती है
ये डिग्रेड नहीं होती, ये अपने रिसेप्टर के साथ बाइंडेड होती है। Transferrin receptor 2 is expressed on the surface of hepatocyte, also known as crypt cell of the small intestine. इसी तरह transferrin receptor 2 जो होता है hepatocytes के ऊपर प्रेजेंट होता है और intestine के ऊपर जो crypt में भी ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो बेटा ये क्लियर हुआ आपको ट्रांसफेरिन का? यस मैम। क्या होता है ट्रांसफेरिन बेसिकली? आज आपने बहुत लेट से नहीं था मेरे पास आपका, तो मुझे बड़ी डिफिकल्टी आई है। नहीं अब चल रहा है, आपका नंबर पे मैं ले लेती हूँ। अच्छा क्या है बच्चों ट्रांसफेरिन जो होता है, क्या फंक्शन है इसका? आयरन ट्रांसपोर्ट करता है। जी बेटे आयरन ट्रांसपोर्ट करता है, इसके स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। ट्रांसफेरेंस साइकिल होता है जो सेलुलर अपटेक ऑफ आयरन में हेल्पफुल होता है। रिसेप्टर जो होते हैं, जब आयरन जो ट्रांसफेरेंस रिसेप्टर जो होते हैं सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि रिट्राइड सेल्स हैं बोन मैरो के अंदर, ये ट्रांसफेरेंस उनके साथ बाइंड कर जाता है, उसके बाद इंटरनलाइज कर जाता है और किस प्रोसेस से करता है? एंडोसाइटोसिस से करता है। और फिर जब ये अंदर चला जाता है तो क्या होता है कि इस पीएच की वजह से आयरन और ट्रांसफेरेंस सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये एंडोसोम को आयरन लीव कर देता है और साइटोप्लाज्म में एंटर हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसफेरेंस के रिसेप्टर और प्लेसेस पे भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हेपेटोसाइट्स और स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर हो गई ये बात? एंडोसोम की किस में? उसके बाद बेटे फेरेटिन आ जाती है। जो एक्सेस में आयरन होता है ना बेटा, ये फेरेटिन की फॉर्म में फेरेटिन में स्टोर हो जाता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 1 ग्राम ऑफ टोटल बॉडी आयरन कंटेंट। फेरेटिन हैज ए मॉलिक्यूलर मास ऑफ 440 किलो डाल्टन। ये इसका मॉलिक्यूलर मास होता है और इसमें 24 सब यूनिट्स होती हैं और ये सराउंड होती हैं 3000 to 4500 फेरिक एटम्स से, ठीक है। और सब यूनिट जो होती हैं हैवी भी हो सकती हैं और लाइट भी हो सकती हैं। प्लाज्मा में भी स्मॉल अमाउंट हो सकती है। जी बेटे, क्या बेटे? की आवाज कट रही थी। आवाज कट रही है? आपकी आवाज कट रही है जी। अच्छा, नहीं वो आपकी नेट का इशू है। आवाज कट रही है। फेरेटिन स्टोर्स एक्सेस आयरन इन वेरियस टिश्यू। आ रही है आवाज? यस मैम। यस मैम। अच्छा ठीक है। फेरेटिन बेटे क्या करता है? एक्सेस आयरन को स्टोर करता है ये, ठीक है। और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 440 किलो डाल्टन होता है। इसमें 24 सब यूनिट्स होती हैं, ठीक है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? यार आपके नेट का इशू होगा मैम, किसी मैम आ रही है क्लियर मैडम आपकी आवाज आपके नेट का इशू है। मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ आ रही है। मैडम की आवाज आ रही है, अभी सब उनको कंटिन्यू कर दें। जी आ रही है, ठीक है। जी मैडम आ रही है। मैम। क्या है कि फेरेटिन जो होती है बेसिकली स्टोरेज ऑफ आयरन के लिए, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं बच्चों। सीरम फेरेटिन का स्ट्रक्चर है बेसिकली इंट्रासेलुलर प्रोटीन होती है जो कि स्टोर करती है आयरन को इन द फॉर्म ऑफ रेडिली एक्सेसिबल टू द सेल्स है और इसको कंट्रोल फैशन में रिलीज करेगी, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं फेरेटिन का। द मॉलिक्यूल इज शेप लाइक ए होलो स्फीयर। आप देख सकते हैं कि इट इज शेप लाइक ए होलो स्फीयर है दैट स्टोर्स फेरिक आयरन टू इट्स इन सेंट्रल कैविटी। यहाँ पे एक सेंट्रल कैविटी होती है, यहाँ पे ये फेरिक आयरन को स्टोर करता है, ठीक है। अब क्या है? द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ फेरेटिन इज अप्रॉक्सीमेटली 4500 आयंस पर मॉलिक्यूल, ठीक है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी इतनी होती है। फेरेटिन इज फाउंड इन ऑल लिवर, स्प्लीन एंड बोन। बेसिकली कौन से टिश्यूज होते हैं जिनमें ये ज्यादा होती है? लिवर में होती है, स्प्लीन में होती है और बोन मैरो में, ठीक है। क्या होती है? इंट्रासेलुलर प्रोटीन होती है
और क्या करती है, आयरन को स्टोर कर लेती है, ठीक है। और जब भी इसकी ज़रूरत होती है तो आयरन रिलीज होता है बेसिकली इन ए कंट्रोल फैशन। ये हॉलो स्फीयर की तरह होती है और इसमें एक सेंट्रल कैविटी होती है, ठीक है। और ये हर टिश्यू में प्रेजेंट होती है, लेकिन मोस्टली ये किस में होती है, लिवर, स्प्लीन और बोन मैरो में होती है, ठीक है। और एक स्मॉल अमाउंट जो होती है इसकी ब्लड में भी हो सकती है, उसको हम सीरम पेरिटिन। क्लियर है बच्चों? यस मैम। ये दोबारा भी Yes, लिख ma'am. सकते Yes, ये ma'am. पेरिटिन का स्ट्रक्चर है और आयरन सपोर्ट है एज ए मिनरल इनसाइड पेरिटिन, ठीक है। प्लाज्मिन आ जाती है। अच्छा, ये प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है बेसिकली कॉपर को बाइंड करती है और इसके लो लेवल्स जो होते हैं एक डिजीज को रिलेट करते हैं, दैट इज नोन एज विल्सन डिजीज, ठीक है। अगर इसके लेवल लो हो तो एक डिजीज होती है दैट इज नोन एज विल्सन डिजीज। ये ग्लोबुलिन की एक टाइप है, अल्फा 2 ग्लोबुलिन इसको बोलते हैं। ब्लू कलर किस वजह से होता है, क्योंकि इसमें हाई कॉपर कंटेंट होता है, ठीक है। इट कैरीज 90% ऑफ कॉपर प्रेजेंट इन प्लाज्मा यानी हमारे प्लाज्मा में जो 90% कॉपर है ये उसको कैरी करेगी और जो बाकी 10% है उसको एल्ब्यूमिन कैरी करेगी। एल्ब्यूमिन के जब हमने फंक्शन पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि ये एज ए कैरियर प्रोटीन है और बहुत सारी चीज़ों को कैरी करती है, जैसे बिलिरुबिन को भी, कॉपर को भी, और हमने क्या क्या पढ़ा था एल्ब्यूमिन के बारे में, किन किन चीज़ों को कैरी करती है जी बच्चों? कैल्शियम एंड और कॉपर। कैल्शियम को कैल्शियम ठीक है, स्टेरॉइड और donates copper to tissue more readily than ceruloplasmin. वो कि ये 10% excuse me 10% जो कॉपर है इसको कैरी कर रही होती है, लेकिन इस सिरोलोप्लाज्म के कंपैरिजन में ज़्यादा रेडिली इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ सिरोलोप्लाज्म डिक्रीज इन लिवर डिजीजेस, ठीक है। अगर लिवर की डिजीजेस हो जाए तो हमने देखा कि एल्ब्यूमिन का लेवल भी कम होता है, ग्लोबुलिन का लेवल और एल्ब्यूमिन की रेशियो जो होती है वो भी डिस्टर्ब होती है, और लिवर डिजीजेस में सिरोलोप्लाज्मिक जो है उसका लेवल भी कम हो जाएगा, ठीक है। अब विल्सन डिजीज होती है, इसको आप डिटेल पढ़ेंगे जब आप मिनरल्स को सेपरेटली पढ़ेंगे तो ये, लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि इसके लो लेवल जो है विल्सन डिजीज में प्रेजेंट होते हैं। और दूसरी अहम बात कि ये बहुत सारे एंजाइम का एज ए कोफैक्टर भी यूटिलाइज होती है, ठीक है। तो बच्चों आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, बहुत सारी इंटरप्शंस आई हैं इसमें। बहरहाल ये मैं नेक्स्ट टाइम एक दफ़ा फिर भी रिपीट कर दूंगी आपको। हमारा आज का टॉपिक क्या था कि हमने हेप्टोग्लोबिन को देखा, ठीक है, जो कि क्या है, प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि सेल के बाहर जो हीमोग्लोबिन होती है एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर उसको बाइंड करती है, ठीक है। और उसके बाद इसका मॉलिक्यूलर वेट था 90 किलो डेल्टॉन, ठीक है। ये क्या करती है, जो फ्री ये आयरन की जो लॉस है उसको बेसिकली प्रिजर्व करती है, ठीक है। सो इट कंजर्व द वैल्यू आयरन प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन व्हिच वुड अदरवाइज बी बाय लॉस्ट टू द बॉडी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमने देखा था आयरन को हमने थोड़ा स्टडी किया था, क्योंकि आयरन से रिलेटेड बहुत सारी कैरियर प्रोटीन है, ठीक है। तो हमने देखा था कि आयरन एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है और हीम आयरन कंपाउंड्स कौन से हैं और नॉन हीम आयरन कंपाउंड्स कौन से हैं, जिसकी एक लिस्ट थी हमारे पास। हीम आयरन में हीमोग्लोबिन आ गया, साइटोक्रोम्स आ गए। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। साइटोक्रोम एबीसी जो है हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, ये इसका एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है। उसके बाद साइटोक्रोम P450 सिस्टम है जो कि ड्रग के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं जिसमें कैटालेज और परऑक्सीडेजेस आ जाते हैं। ये तो थे आयरन जो कि हीम में प्रेजेंट है। हीम बेटे एक टेट्रापायरोल स्ट्रक्चर होता है, उसके सेंटर में आयरन लगा होता है। अब हीम के साथ जब और प्रोटीन मिलती हैं तो ये हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन बन जाता है, ठीक है। और इसी तरह से फिर डिफरेंट कंपोजिशन में ये साइटोक्रोम्स बन जाते हैं, ठीक है। फिर कैटालेज और परऑक्सीडेट, लेकिन इन सब का बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट जो है हीम है और उसके सेंटर में आयरन है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा नॉन हीम आयरन कंपाउंड्स भी होते हैं
इसमें ये एंजाइम्स के नाम आ गए थे, NADH डिहाइड्रोजिनेज था, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज था, ठीक है, राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, बेसिकली ये न्यूक्लियोटाइड के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड एंजाइम्स हैं। उसके बाद सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो कि TCA साइकिल से रिलेट करता है, ठीक है। तो ये थे नॉन हीम आयरन कंपाउंड। ये लिस्ट हमने देख ली थी। फिर हमने देख लिया था कि आयरन पूल क्या है हमारी बॉडी में, यानी आयरन पूल जो है एक टर्मिनोलॉजी है कि क्या क्या सोर्सेज हैं और किस तरह से एक पूल की फॉर्म में आयरन जो है हमारे पास प्रेजेंट है। एक तो डाइट से आ रहा है, ठीक है, उसके बाद लिवर में स्टोर फॉर्म में होता है, इसके अलावा हमारे जो ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, वो इसका एक सोर्स है। तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि डाइटरी आयरन जो होता है वो कैसे बेटे। मैम यहाँ पे लाइन लिखी हुई है कि बॉडी के पास कोई मैकेनिज्म नहीं होता आयरन को एक्सक्रीट करने की। वो मैम बेटे मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। उसके बाद हमने देखा था कि डाइटरी आयरन की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, ड्यूडिनम से होती है, ठीक है। बाद हमने देखा था कि प्राइमरी और सेकेंडरी काजेस क्या हो सकते हैं आयरन ओवरलोड के। ये हमने देख लिया था कि जेनेटिक काजेस हो सकते हैं प्राइमरी, और सेकेंडरी किसी वजह से हो सकते हैं, जैसे थैलेसीमियास में रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिसमें आयरन ओवरलोड हो सकता है या टॉक्सिक मुटेशन हो सकता है। जो ससेप्टेबल आयरन ओवरलोड की वजह से ऑर्गन्स हैं उनको हमने और सिस्टम्स हैं उनको हमने देख लिया था। पिट्यूटरी ग्लैंड अफेक्ट हो सकता है, थायराइड ग्लैंड है, हार्ट हमारा अफेक्ट हो सकता है, लिवर हो सकता है, पेंक्रियाज और कॉर्निट्स। उसके बाद हमने देखा था ट्रांसफेरेंट क्या है। ट्रांसफेरेंट प्लाज्मा प्रोटीन है, आयरन की ट्रांसपोर्ट से रिलेट करती है, क्योंकि फ्री आयरन जो होता है वो टॉक्सिक होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं ये इसीलिए इसको एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की हेल्प चाहिए होती है ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। और इन बायोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है कि आयरन जो होता है हमेशा प्रोटीन ट्रांसफेरेंस से अटैच होता है। आवाज आ रही है बच्चों, आवाज आ रही है? यस मैम। अच्छा, अब क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है आयरन को और उसकी डेस्टिनेशन तक ले जाता है, उन साइट्स पे ले जाता है जहाँ इसकी जरूरत होती है। और इसमें हाई अफिनिटी बाइंडिंग साइट्स होती हैं आयरन। जी बेटे, इट हैज हाई अफिनिटी बाइंडिंग। जी बेटे क्या हुआ? मैं टेंडेंस का लिंक जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। बेटे मुझे नहीं आवाज आ रही। मैम अटेंडेंस का लिंक जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, वो एक्सपायर है। मैम क्वेश्चन ये था कि फ्री आयरन किस फॉर्म में होता है? टॉक्सिक है। मैम किस फॉर्म में टॉक्सिक होता है फ्री आयरन? फेरस और फेरिक? जी बच्चों मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम अटेंडेंस का लिंक रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ये कह रहे थे बच्चे। यार लेक्चर तो पूरा हो गया है, तो बाद में अटेंडेंस लगा लेंगे। चलिए ये बच्चों ये स्ट्रक्चर देख लें ट्रांसफेरेंट का, ठीक है। ट्रांसपेरेंट क्या होती है? सेलुलर अपटेक ऑफ आयरन में हेल्प करती है और इसके रिसेप्टर्स हमने देख लिया था, ठीक है। रिट्राइड प्रिकर्सर सेल बोन मैरो में है, उनके साथ रिलेटेड है, ठीक है। एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू जो होता है ये सेल के अंदर आता है और आयरन को सेल में लेके आता है। उसके बाद हमने फेरेटिन देखा था कि फेरेटिन जो होता है, जो भी एक्सेस आयरन है वो स्टोर हो जाती है फेरेटिन की फॉर्म में, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर था फेरेटिन का। इसके सेंटर में आप देख सकते हैं यहाँ आयरन प्रेजेंट है, आयरन स्टोर्ड एज मिनरल इनसाइड फेरेटिन। उसके बाद सिरुलोप्लाज्मा को हमने देख लिया था जो कि कॉपर कैरिंग प्रोटीन है और इसके लो लेवल्स जो हैं विल्सन डिजीज से रिलेटेड हैं और ये बेसिकली अल्फा 2 ग्लोबुलिन है। ब्लू कलर होता है किस वजह से होता है? इसके हाई कॉपर कंटेंट की वजह से होता है। ना सिर्फ ये आयरन को ये इसको कैरी करती है कॉपर को, बल्कि एल्ब्यूमिन भी 10% को कैरी कर रही होती है। 90% जो है ये सिरुलोप्लाज्मा करती है, लेकिन
एल्ब्यूमिन जो होती है ज़्यादा रेडिली डिस्ट्रीब्यूट करती है देन सिरोलोप्लाज्मा, ठीक है। और ये विल्सन डिजीज से रिलेटेड है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, और एज ए को फैक्टर होती है सर्टेन एंजाइम्स का। बच्चों आप क्लियर हुआ है आपको? यस मैम, हो गया। हो गया है? यस मैम। कोई प्रॉब्लम? मैम विल्सन डिजीज एक बार बता दें। विल्सन डिजीज जो होती है बेटे, इसकी बहुत डिटेल जो होती है ना, आप आयरन पढ़ेंगे जब सेपरेटली एज ए मिनरल तो उसमें हम आपको बताएंगे, लेकिन बेसिकली सिरोलोप्लाज्मिन जो होती है इसकी कैरियर जो प्रोटीन होती है कॉपर की, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये विल्सन डिजीज की तरफ लीड करता है, ठीक है। ग्लोबुल भी पढ़ टॉपिक हमने कहाँ से पढ़ना है? जी बेटे ये कहाँ से पढ़ना है? प्लाज्मा प्रोटीन बेटे सारी की सारी आपने हार्पर से पढ़नी है। क्लियर हो गया? ग्लोबुलिन, हाँ हाँ ग्लोबुलिन मैम पढ़ ली है कि नहीं? बेटे हमने देखा था, देखिए मैं आपको इन डिटेल पढ़ाऊंगी जब हीमोग्लोबिन आएगी ना, तो उसमें हम अभी कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं अभी रहती हैं, जैसे कि अभी आएगी हमारे पास एम्फाइजीमा से रिलेटेड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है ना, और कुछ डिटेल्स अभी रहती हैं, ठीक है। ये कंप्लीट नहीं हुई है अभी आपकी प्लाज्मा